अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हमारे पास ये एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आई है जिसका मॉडल ZX7250D है। फ्रेंड्स, ये 2 कार्ड पे मुश्तमिल इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये टॉप कार्ड है। इसमें मॉसफेट्स वगैरह 24 वोल्टेज की पावर सप्लाई और दीगर अज्जा इस पे नक्श हैं। जबकि ये इसका डाउन कार्ड है, इसमें 220 की मेन जो पावर सप्लाई है वो भी लगी हुई है। मेन कैपेसिटर, सेफ्टी रिले, ये सब चीज़ इस पर लगी हुई हैं और उसी पे डायोड्स और ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर की वायर्स हैं और ट्रांसफार्मर की वायर पहले से ही सोल्ड की हुई हैं, यानी कि पहले भी यहाँ पे काम हो चुका है। इसमें अभी मौजूदा इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जैसे ही हम इसको टेस्टिंग लैंप के ऊपर स्टार्ट करते हैं, टेस्टिंग लैंप फुल ऑन हो रहा है, लेकिन आउटपुट में हमें किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलती। डिस्प्ले पे वैसे ही इसकी एलईडीज़ वगैरह मिस हो चुकी हैं। पुरानी वेल्डिंग मशीन है, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गुम हो गई होंगी। तो इसके बोर्ड के ऊपर एलईडीज़ वगैरह लगी हुई हैं और अब हम ट्रांसफार्मर्स को रिमूव करके चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर किसी किस्म की कोई शॉर्टेज है, क्योंकि पहले यहाँ पे काम हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है अभी भी हो सकता है यहाँ पे कोई फ़ॉल्ट हो। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर्स लगे हुए थे, जबकि हमने एक ट्रांसफार्मर को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम सिंगल ट्रांसफार्मर पे इसको टेस्ट कर लेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा क्या ये ट्रांसफार्मर का ही फ़ॉल्ट है या कहीं और कोई मसला है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स देखें तो इसकी पावर लाइट लगी हुई है, उसके बराबर में ये रेड लाइट जो है ये ओसी की लाइट है। इससे पहले हम अगर डायरेक्ट इसको ऑन करते थे तो ये रेड लाइट ऑन हो रही थी और साथ में पावर लाइट भी ऑन हो रही थी, लेकिन आउटपुट पे करंट वगैरह नहीं आ रहा था। अब हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं, तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो ट्रांसफार्मर हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है उसी में फ़ॉल्ट है। लेकिन उससे पहले हमने डायोड्स वगैरह को अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेना है, क्या पता कोई डायोड्स वगैरह में कोई फ़ॉल्ट हो। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो उस सूरत में भी ओसी की लाइट आती है और आउटपुट में करंट वगैरह नहीं आता। तो फ्रेंड, डायोड्स को हमने अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है। वैसे एक डायोड चेक करना भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये डायोड सारे पैरेलल में लगे होते हैं। अगर एक शॉर्ट हो जाए तो पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाता है और उस सूरत में जो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है वो भी शॉर्टेज ही दिखाएगा, वो भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ओसी की लाइट क्यों और कैसे आती है। यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड्स तो यहाँ एक शंट लगी हुई है जिससे हाई करंट फ्लो होने से इंतहाई एक लो वोल्टेज का एक सिग्नल जनरेट होता है, जो कि यहाँ टॉप कार्ड के अंदर जो हमारा कंट्रोल कार्ड है उस तक पहुँच जाता है। ये कंट्रोल कार्ड उस सिग्नल को रीड करता है और इसके अलावा जो मेन 220 पावर सप्लाई से डीसी वोल्टेज कन्वर्ट होकर यहाँ टॉप कार्ड में आती है और वही डीसी वोल्टेज को ये मॉसफेट हाई फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी एक करंट ट्रांसफार्मर से गुजारा जाता है, फिर आगे मेन ट्रांसफार्मर तक सप्लाई पहुंचा दी जाती है। तो यहाँ करंट ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसकी बदौलत कुछ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होते हैं और वो वोल्टेज और यहाँ शंट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ये वोल्टेज, ये दोनों सिग्नल्स को जो हमारा कंट्रोल कार्ड है PWM कंट्रोलर जो है वो इसको रीड करता है। और अगर शंट से करंट फ्लो ना करे और सिर्फ करंट ट्रांसफार्मर से ही करंट फ्लो हो रही हो तो उस सूरत में कंट्रोलर कार्ड समझ जाता है कि यहाँ पे कोई डायोड वगैरह शॉर्ट है या ट्रांसफार्मर वगैरह जल गया है, कहीं कोई ऐसा मसला है जिससे करंट ट्रांसफार्मर से और करंट फ्लो हो रही है। और इसके अलावा अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है तब भी ये कंट्रोलर कार्ड जो है ये गेट सप्लाई को ऑफ कर देता है। उससे होता ये है कि जो मॉसफेट हाई फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो अपना काम बंद कर देते हैं और उसके बदले में यहाँ पे जो रेड लाइट है ये ओसी की लाइट ऑन हो जाती है। तो उस सूरत में ये कम्प्लीटली वेल्डिंग मशीन ट्रिप हो जाती है, जो अभी मौजूदा टाइम पे ट्रिप हो रही थी, यानी कि ओसी की लाइट आ रही थी लेकिन आउटपुट में करंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। तो अब हमने ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है इसकी वायर्स को भी डिस्कनेक्ट कर देना है और जो नीचे वाला जो डाउन कार्ड है उसको बाहर निकाल देना है। एक बात जो आपने हमेशा के लिए याद रखनी है, कहीं पर भी आप काम करें सबसे पहले आपने पर्सनल सेफ्टी का ख्याल रखना है, यानी कि जहाँ जिस चीज़ में भी आप काम करें सबसे पहले आपने मेन पावर केबल को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद जो इसमें लगे कैपेसिटर्स हैं इनको चेक कर लेना है कि ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुके हैं, इसमें कोई वोल्टेज वगैरह तो नहीं है। वैसे इनमें एक रजिस्टर लगी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इनको डिस्चार्ज करती है, लेकिन आपने अगर फौरी तौर पे इनको टर्मिनल को टच कर दिया तो आपको बहुत भारी शॉक लग सकता है।
डायोड्स को अनस्क्रू करने के बाद जब आपने बाहर निकालना हो तो इंसुलेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो इंसुलेशन पैड है वो डैमेज ना हो जाए, और अगर डैमेज हो जाए तो उसकी जगह आपने नए पैड इस्तेमाल करना है। यानी कि डायोड्स जो हैं हीट सिंक के साथ शॉर्ट ना हों। फ्रेंड्स, जो नीचे वाला कार्ड है वो हमने अलहदा कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 मेन ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये टॉप कार्ड को हमने साइड पे रख देना है क्योंकि अभी हमने नीचे जो कार्ड इसी पे काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर देखने में बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है एक ख़राब है। तो हम दोनों को अलहदा टेस्ट कर लेंगे। ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए आपके पास LCR मीटर या ये कंपोनेंट टेस्टर वगैरह होना चाहिए, इससे आप इजीली आप टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल ओके है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडक्टर की वैल्यू शो कर रहा है, 2.1 माइक्रो हेनरीज इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। तो उसी तरह हमने फ्रेंड्स दूसरे ट्रांसफार्मर को भी टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स देखें तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है ये इंडक्टर की जगह रेजिस्टर शो कर रहा है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये अंदर से शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से ये अमूमन इंडक्टर के बजाय रेजिस्टर शो करता है। जो भी ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करे इसका मतलब यही होता है कि उसकी प्राइमरी या सेकेंडरी कोयल्स के कुछ टर्न्स आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इंडक्टर की वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो अब इस ट्रांसफार्मर को हमने डिसोल्व कर लेना है, उसके बाद हम रिमूव कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर को डिसोल्व करने के बाद हमने फ्रेंड्स को बाहर निकाल देना है। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं से हीट हुआ नज़र नहीं आ रहा, कहीं से जला हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर से इसकी इंसुलेशन बिल्कुल सही होती है। ये अमूमन सेंटर से जो इसकी कॉइल है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वहीं से इसकी शॉर्टेज का अमल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें फ्रेंड बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सेंटर से कुछ कॉइल्स ओवर हीट होने से इसकी कुछ टर्न्स आपस में शॉर्ट हो चुकी हैं, जिससे इसने काम छोड़ दिया है। और यहाँ कॉर्नर के ऊपर इसकी कुछ टर्न्स रेशो वगैरह की वैल्यू लिखी हुई है, और इसको देखते हुए हमने नए ट्रांसफार्मर का इंतखाब करना है। सेम उसी वैल्यू का हमारे पास एक नया ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। इंस्टॉल करने से पहले हमने उसकी इंडक्टर वैल्यू को टेस्ट कर लेना है, जो इसमें जो सही वाला ट्रांसफार्मर था उससे ये मैच कर रही है या नहीं, और अगर डिफरेंट है तो कितना है। तो ये फ्रेंड उससे काफ़ी हद तक उसके करीब ही है। 100% मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी हद तक करीब है। तो इतना फ़र्क इसमें आ सकता है क्योंकि ये 2 अलग अलग कंपनी के मेड हैं, इसीलिए इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट तो आएगा ही। और ये मेन जो डिफरेंट इसमें इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड वायर गेज लगी हुई हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो ये वाली इसकी सेकेंडरी जो कॉइल है इसकी और दूसरे की सेकेंडरी कॉइल की जो वायर गेज है वो अलग अलग है। तो इससे हो सकता है ये इसमें डिफरेंट हो। और दूसरी बात यह है कि कोर का जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट होने से ये फ़र्क आ सकता है। तो अभी हम ये लगाने पे मजबूर हैं क्योंकि हम एक ट्रांसफार्मर से ये मशीन चला नहीं सकते, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर का करंट बहुत कम है। और ये होगा कि अभी जो नए ट्रांसफार्मर हम इंस्टॉल करने लगे हैं इसकी जो आउटपुट वैल्यू यानी जो करंट होगा वो नए के मुकाबले जो ओरिजिनल है उसके मुकाबले में कम होगा, लेकिन हमारी मशीन इससे कम से कम चालू हो जाएगी। ये ओरिजिनल ट्रांसफार्मर की तरह रिज़ल्ट तो नहीं होगा, कुछ करंट में कमी होगी लेकिन काम कर लेगा। तो अभी हमने इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वायर्स को हमने कनेक्ट कर दिया, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग स्लीव वगैरह लगा रहे हैं और बोर्ड के अंदर भी इसको फिट कर दिया है। यहाँ पर जो आपने सोल्डरिंग करनी है वो अपने अच्छे तरीके से करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें किसी किस्म की कोई लूजिंग रह जाए। और ट्रांसफार्मर को बोर्ड के साथ अच्छे तरीके से आपने टच करने के बाद ही सोल्ड करना है।
क्योंकि अगर बोर्ड के और ट्रांसफार्मर के दरमियान अगर गैप होगा तो ट्रांसफार्मर का अच्छा खासा वेट होता है, जिससे अगर मशीन किसी के हाथ से गिर जाती है तो उस सूरत में ये प्रिंट को डैमेज कर देता है। तो उसमें मूवमेंट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, इसीलिए प्रिंट का डैमेज होना इससे जो है ना काफ़ी हद तक महफूज होगा। और सोल्डरिंग में बिल्कुल लूजिंग नहीं छोड़नी है। और अगर आपके पास अगर छोटा सोल्डरिंग आयरन है तो उससे अगर ये सही से सोल्ड नहीं हो रहे तो आप बड़ा सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें काफ़ी लोड होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट करंट है वो इन्हीं पॉइंट से फ़्लो करेगी। तो ये हमने इसको सही से सोल्ड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शायद हमारे कैमरे में ठीक से नज़र ना आए आपको। अब ट्रांसफार्मर की जो इनपुट सप्लाई की जो वायर्स हैं उनको अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है, और जिस तरीके से हमने इसको खोला था हमने सेम उसी तरह वापस हमने पैक करना है। तो जो डाउन कार्ड है फ्रेंड, हम इसको वापस इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बोल्ट्स वगैरह आपने अच्छे तरीके से उनको टाइट करना है, लूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन है। हो सकता है जब मूवमेंट के दौरान ये अगर खुल जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने जो नया ट्रांसफार्मर इसमें इंस्टॉल किया था उसकी हमने वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, जबकि दूसरे ट्रांसफार्मर की अभी वायर्स डिस्कनेक्टेड हैं। तो इस पे हम लोग इसको चला के टेस्ट कर लेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्रेंड, हमारा जो नया ट्रांसफार्मर है उस पे मशीन बिल्कुल नॉर्मली ऑन तो हो चुकी है। अब हमने इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेनी है। और यहाँ अगर आप फ्रेंड्स देखें तो इसकी जो मेन जो पावर लाइट है वो भी ऑन है, और ओसी की लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, मतलब बिल्कुल नॉर्मली ये ऑन है। अब मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्टेज मोड पे सेट कर लेना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी आउटपुट में 70 वोल्टेज आ रहे हैं। वैसे तो 2-3 वोल्टेज का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने दोनों ट्रांसफार्मर्स को कनेक्ट कर लेना है, और इसकी जो वायर्स हैं उसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह आपने ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि इसका जो अपना कनेक्टर है वो पहले से ही निकाल दिया गया है, और अब हमारे पास सेम इसी तरह नया कनेक्टर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम भी पहले की तरह इसकी वायर्स को सोल्ड कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर हीट स्लीव वगैरह ज़रूर लगाएंगे, ताकि इनमें कोई लोहे का कोई ज़रा वगैरह किसी किस्म का कोई कचरा गिर जाए तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। वैसे कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी सवाल होगा कि यहाँ पे अगर इंसुलेशन लगा भी देते हैं तो इसके अलावा भी तो बाकी पॉइंट्स जो हैं वो ओपन लगे हुए हैं। तो याद रखिए, जो बोर्ड के ऊपर जो आपको सोल्डरिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर सोल्डरिंग के बाद एक वेदर प्रोटेक्शन जो है लिक्विड लगाया जाता है, जिससे शॉर्टेज के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज गुज़र रही होती है, तो वहाँ पे कम से कम आपने इंसुलेशन ज़रूर लगानी है। तो अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है मशीन, और अभी हमने इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेनी है। इससे पहले जो फ्रेंड 70 वोल्टेज आ रहे थे वो इस वजह से आ रहे थे क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर चल रहा था। अभी 2 ट्रांसफार्मर का लोड जैसे ही पड़ा इसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए। वैसे भी इलेक्ट्रोड चलने से मज़ीद इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। मशीन को हमने बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर दिया है, और अब हमने इसका फाइनली वेल्डिंग का टेस्ट ले लेना है। यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था कि यहाँ इसकी एलईडी की जगह तो बनी हुई है, लेकिन इसमें एलईडीज़ वगैरह नहीं थी, मिस हो चुकी हैं। ये जो इसका करंट मीटर की जो जगह बनी हुई, यहाँ पे कोई करंट मीटर इसमें नहीं लगा हुआ था,
क्योंकि यहाँ पर इसका अंदाज़ा होता है। इसके ऊपर ये जो डिस्प्ले पैड है ये कम्प्लीटली इसके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ ये फट जाने की वजह से ये जगह खाली हो गई। बॉडी के अंदर तो इसकी जगह खुदी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पीसीबी के ऊपर जो करंट मीटर है उसके कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं लगे हुए। यहाँ पे इसका 78.5 रेगुलेटर आईसी लगी होती है और एक पोटेंशियोमीटर वगैरह लगी होती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये पावर लाइट और ओसी की लाइट, इन दोनों की यहाँ पे जगह बनी हुई है। यहाँ पे कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि इसमें से मिस हो गई। ये शंट के जो कनेक्शन हैं ये भी आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। हमने इसको वहाँ पे रिमूव करके आपको चेक करवा देना है कि वेल्डिंग करते वक्त हम इसको अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये हमें क्या रिज़ल्ट देती है। तो फाइनल फ्रेंड्स, हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमने इसका वेल्डिंग का टेस्ट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पावर लाइट ऑन है। हमने लो करंट से इसको स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता करंट को बढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रही है। अब हमने शंट की जो केबल है उसको डिस्कनेक्ट करके टेस्ट कर लेना है कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसे ही हमने इसको जाब के साथ टच किया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है और आउटपुट में जो करंट है वो बंद हो गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो शंट है वहाँ से करंट फ़्लो तो हो रही है, लेकिन उसका सिग्नल हमने काट दिया है, यानी PWM कंट्रोलर को इसका सिग्नल नहीं मिल रहा। इस वजह से इसको ये महसूस हो रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर से तो करंट फ़्लो हो रही है लेकिन शंट से नहीं हो रही। इसका मतलब है कि डायोड्स वगैरह में कोई शॉर्टेज हो गई है या आगे ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसकी वजह से वहाँ से करंट तो फ़्लो कर रहा है लेकिन शंट से करंट फ़्लो नहीं कर रहा। करंट ट्रांसफार्मर और शंट से करंट फ़्लो होते हुए जो सिग्नल जनरेट होते हैं, इन दोनों के सिग्नल्स से को रीड करते हुए PWM कंट्रोलर कार्ड जो है आउटपुट में जो करंट है उसको लिमिट में रखता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई हमारी वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।